उसके साथ में ये समझिए कि इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता क्या है। अगर आपने वो समझना चालू कर दिया ना, तो आपकी ईआरपी के फंडामेंटल्स, मतलब आपकी ईआरपी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यूजुअली हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो डिलीवरी करते हैं फीचर की और फंक्शन की। अभी साथ में हमें है ना, उनको एजुकेट भी करना है कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है यहाँ पे। सर यहाँ पे मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी डाल देना, यहाँ पे ये डाल देना, यहाँ पे ये डाल देना, इसका ये मतलब है, बस इतना करके बंद कर देते हैं हम लोग। हम उस पर्टिकुलर पार्ट को कनेक्ट नहीं करते कि इसका यूज कहाँ पे होगा, क्या यूज है उसका। करेक्ट। जैसे क्वालिटी है, तो क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई कि किस नेचर का पेपर है वो। उसके बाद जीएसएम है, तो सर उसका वेट कैलकुलेशन के लिए भले उनको पता है, आप उसको ब्रीफ ऐसे कीजिए कि सर जो जीएसएम है, ग्रामेज मीटर स्क्वायर, उसका यूज जो है वो पेपर का जो टोटल वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है। साइज जो है वो बेसिकली डिफाइन करती है कि शीट या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का एरिया क्या है। ठीक है। एक जीएसएम के बारे में समझते हैं। ठीक है। अपनी टीम में तरुण, आप बताइए जीएसएम क्या होता है। जीएसएम पेपर की क्वालिटी का एक मेजरमेंट का तरीका होता है सर, जिसमें ना पता रहता है कि जीएसएम की कितनी मोटाई है, मतलब किस तरीके का पेपर है वो। ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स नाउ। एक आ गया कि मोटाई, मोटाई मतलब थिकनेस ऑफ द पेपर। ठीक यस है। सर। तो वो पेपर जो है वो थिक थिक कितना है, दैट इज कॉल्ड कैलिपर। मैं आपको है ना ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर करके भी बता देता हूं कि हर चीज का क्या मतलब है और वो कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है। ठीक है। चलो मैं नाम लेता हूँ, ललिता मैडम। जीएसएम मीन्स व्हाट। हेलो। ललिता मैडम, जीएसएम मतलब हाँ क्या। जी से मतलब पेपर की थिकनेस। तो माइक्रोन मतलब क्या, कैलिपर मतलब क्या। आप सबसे ज्यादा मास्टर करेक्शन आप ही करती है ना, सबसे पहले मास्टर आपके पास में आते हैं, करेक्ट। यस सर। उसमें एक वैल्यू रहती है जीएसएम, उसका मतलब क्या होता है। जीएसएम सर ग्राम स्क्वायर, ग्राम ग्रामेज जो होता है ना, जो पेपर की जो थिकनेस को काउंट करता है, जीएसएम होता है। तो कैलिपर मतलब क्या। सर ग्राम मतलब जीएसएम मतलब जैसे पेपर का एक टुकड़ा स्क्वायर इंच का काट के उसमें इसका कितने स्क्वायर इंच का साइज, काटते हैं टुकड़ा। एक स्क्वायर इंच का काटते हैं ना, देखते हैं उसका एक जीएसएम कितना स्क्वायर है। इंच कितना होता है पता है, इसको इंच कितना होता है आपको पता है, स्केल लिए आपने कभी हाथ में। आवाज नहीं आ रही सर की। मेरी तो आवाजें एकदम परफेक्ट है, सबको आ रही है। नहीं आप भी नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे ना मेरे को। मैं ये कह रहा था कि इंच जो होता है ना, वो तो इतना ही होता है। एक टुकड़ा काटते हैं ना स्क्वायर का, कितना स्क्वायर कितना स्क्वायर टुकड़ा काटते हैं वो। स्क्वायर इंच का एक छोटा सा विष्णु टुकड़ा आप कटता बताइए है। जीएसएम क्या होता है। विष्णु विष्णु विष्णु। जो होता है लाउडर थोड़ा, हाँ लाउडर, आपका वो माइक कहीं ऊपर नीचे है। आपने जैसे नीचे किया पूरा ही मतलब वॉइस चला गया। नहीं नहीं। शुभम, विष्णु का थोड़ा ऑडियो इशू है, आप बताइए क्या होता है जीएसएम। जैसे मतलब सर एक जो पेपर है उसका ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो ठीक उसका है। वजन कितना है, और कैलिपर मतलब उसकी मोटाई कितनी है पेपर की। सो देर आर टू थिंग, वन इज द जीएसएम एंड वन इज द कैलिपर। जैसे मेरे पास में एक कार्ड है, इस ये कार्ड कितना मतलब ये है ना, ये मोटा है। इसको यहां से जब नापते हैं ना, तो ये कितना मोटा है, दैट इज कॉल्ड कैलिपर। ओके। और दूसरा रहता है जीएसएम। जीएसएम रहता है स्क्वायर, ग्रामेज स्क्वायर मीटर। ओके। जो जीएसएम रहता है ना, उसको बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है।
उसके टूल्स आते हैं। कल हमने टूल देखा था बीएफ का। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसएम चेक करने के क्या क्या टूल्स होते हैं। ओके। जो थिकनेस रहती है पर्टिकुलर इसकी पेपर की या किसी भी फिल्म की, तो वो कितना थिक है, वो भी मतलब लुक एंड फील और बहुत सारे उसके रीजंस है। तो पर आपको है ना ये थोड़े बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ईआरपी के अंदर कोई कॉलम है जीएसएम जीएसएम जीएसएम, अपने को अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि जीएसएम मींस व्हाट। हम लोग उसकी मोटाई से कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना मोटा है पेपर। नो, जीएसएम इज बेसिकली ऑल रिलेटेड टू द वेट। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। माइक्रोन मतलब क्या? माइक्रो कैलिपर जीएसएम तो समझ में आया, फिर माइक्रोन क्या होता है? उसके बारे में भी बात करेंगे जब माइक्रोन की बारी आएगी तो। ठीक है। तो क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि अगर ये ऐसा है तो माइक्रोन मीन्स व्हाट। अपनी टीम जितनी भी कंपनीज मतलब कंपनीज में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाती है उनको ज्यादा पता होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं अलग अलग तरीके हैं जीएसएम चेक करने के, लेकिन आजकल सारा डिजिटाइज हो गया है तो इस तरीके का एक टूल रहता है। ठीक है। जीएसएम का ये होता है ये। ठीक है। कल भी मैंने बताया था जीएसएम चेक करने की मशीन के बारे में। वो चारों तरफ से मतलब बंद रहती है। इट्स बिकॉज कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी एयर का एंड ऑल। ठीक है। तो इसको खोल के अब यहाँ पे एक टुकड़ा रखा जाता है जो इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर इसका वेट कितना होगा। कल देखा था हमने। कल भी मैं जब बीएफ के बारे में बता रहा था तो जीएसएम कर रहा था कि उसका वेट कितना है, वेट कितना कितना है। तो जीएसएम इज ऑल रिलेटेड टू वेट। यूजुअली तीन ऑप्शंस है जीएसएम को चेक करने के लिए। पहला रहता है 10 बाय 10 का सेंटीमीटर में टुकड़ा काटा जाता है। जो लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं ना उनको पता होगा, एक ऐसी डाई रहती है स्क्वायर शेप में, उसके ऊपर पकड़ने के लिए रहता है, वो रख के फिर उसको काटते हैं, फिर इस मशीन पे रखते हैं। उसका वेट इज बेसिकली वो कंसिडर होता है कि ये उसका जीएसएम ग्रामी स्क्वायर मीटर है। ठीक है। और उसको और साइज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वेट निकलता है। अब ये स्क्वायर मीटर में और हमारा एमएम में रहता है, इसलिए भी यूजुअली डिवाइड ऑल द वैल्यूज विद 1000। ठीक है। वो बाद में आएंगे वेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक 10 बाय 10 का टुकड़ा काटते हैं, दूसरा एक 5 बाय 5 का भी काटते हैं। ज्यादा एक्यूरेट नहीं है वो, बट 5 बाय 5 का भी काटते हैं, क्योंकि जब आपका जो कोई जीएसएम चेक करने के लिए जैसे 10 बाय 10 का टुकड़ा नहीं है तो इतना सा ही मिल गया, आपने 5 बाय 5 का काट लिया तो एक टेंटेटिव आइडिया आपको वहां से भी मिल जाता है। और कल जब भी बीएफ चेक कर रहे थे तो एक राउंड शेप में भी काट रहे थे हम लोग पेपर को, करेक्ट। तो राउंड शेप भी 10 सेंटीमीटर के डाया में कटता है, डायामीटर में कटता है। क्लियर हुआ आपको। और अगर हम कैलिपर की बात करें देन कैलिपर इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर शीट। एनीथिंग कैलिपर किसी का भी हो सकता है कि इसका कैलिपर क्या है, ये है। ठीक है। और वो जो मेजर होता है ना वो माइक्रोमीटर्स में होता है। ठीक है। इसीलिए इसको माइक्रोन्स बोलते हैं। थिकनेस एक कॉमन वर्ड है कि ये कितना थिक है पेपर। तो जो भी आप वहां वैल्यू डालते हो ना वो माइक्रोन ही होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो वो माइक्रोमीटर्स, माइक्रोन या थाउजेंड्स ऑफ इंच जो पॉइंट्स में रहता है ना, तो इसलिए वो उसको कहते हैं। एमएम को और करेंगे तो माइक्रो में आ जाएगा। करेक्ट। तो ये जो सारी फील्ड्स है ना, इसको आप अगर गूगल भी करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से इसका वो मिल जाता रिप्लाई कि वो कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है, इसका पर्पस क्या है। तो आपको हर पर्टिकुलर फील्ड जो ईआरपी में अवेलेबल है उसके लिए थोड़ा सा क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है। ठीक है। बढ़े आगे। तो क्वालिटीज बेसिकली उसका लुक एंड फील कैसा है, किस ग्रेड का है बोल सकते हैं। तो इस तरीके का अगर मैं बात करूं तो दैट इज क्वालिटी। बीएफ आपको समझ में आ गया है।
और हर किसी का बीएफ नहीं होता, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स का होता है, उसमें नहीं जाते। पेपर एंड बोर्ड, कि वो पेपर है या बोर्ड है या क्या है उसका नेचर। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, स्पेशली जो कोर टीम है, जो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा सबसे ज्यादा करे हुए हैं, किस कॉन्टेस्ट में हम किसी को पेपर बोलेंगे और किस कॉन्टेस्ट में बोर्ड बोलेंगे? रितेश। पेपर सर बेसिकली उसके जीएसएम पे वेरी करता है कि अगर कम जीएसएम का मतलब पूरा स्लेब बना होता है 90 जीएसएम, 130, 170, 170 तक जीएसएम का जो पेपर है वो पेपर काउंट होता है। उससे अगर जीएसएम बढ़ रहा है तो वो बोर्ड में चला जाता है। मतलब 210, 250 जैसे 8 कार्ड बोलते हैं तो वो बोर्ड कैटेगरी में उसको काउंट करते हैं। हम्म, मतलब मुझे जहाँ तक ठीक पता है। है कि मतलब तो जीएसएम अकॉर्डिंग अगर टू लो है रितेश तो वो जी, पेपर का काउंट होता 170 जीएसएम तक का अगर कोई भी जाता है तो दैट वी कंसिडर इन पेपर, और उसके ऊपर अगर जाता है तो दैट विल बी है। कंसिडर्ड इन बोर्ड है। बोर्ड। बोर्ड। ठीक है। विष्णु। यस सर, करेक्ट है। अप टू सर 170 जीएसएम अपन उसको पेपर बोलते हैं। और 170 जीएसएम के बाद में जो भी आता है 180, 190 से जब स्टार्ट होता है उसको हम बोर्ड की कैटेगरीज में लेते हैं। अभी तक जो कस्टमर के रेफरेंस से हमने देखा तो यही देखा है, उसके अलावा और हो सकता है उसका आइडिया नहीं है। पर जितने भी कस्टमर का हमको मास्टर मिलते हैं जिसमें हमने जो R&D रही हमारी, जो देखने का नजरिया रहा, मतलब कस्टमर का, अधिकतर कस्टमर 170 जीएसएम तक ही उसको पेपर बोलते हैं, उसके बाद में वो बोर्ड बोलते हैं। म्यूट हो गया सर आपका, म्यूट। म्यूट है सर। देखिए ऑलमोस्ट है ना, ये डेफिनेशन ठीक है कि 170 जीएसएम तक का अगर आता है दैट विल बी कंसिडर्ड इन पेपर, और 200 मतलब 170 के ऊपर जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज बोर्ड। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एड ऑन है कि कुछ जो पेपर कैटेगरी के होते हैं ना, आर्ट पेपर या इस तरीके जो फ्लेक्सिबल पेपर होते हैं ना ज्यादा, उसमें आपको 200 के नीचे नीचे तक के भी जो साइजेस होती है ना, वो पेपर पे कंसिडरेबल होती है। अगर 180 आर्ट पेपर है ना तो वो कंसिडर होगा पेपर में, बोर्ड में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो दो तीन जो रेंज है ना, या 200 से नीचे तक का, 171 से लेके आप ऐसे समझिए 199 तक का, वो भी समहाउ कुछ क्वालिटी में आपके पेपर पे जाता है। ज्यादा डीप नहीं जाना है इस पे, पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कई बार अगर कोई बोर्ड लिख दे और कोई पेपर लिख दे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पेपर है और किस सिचुएशन में वो बोर्ड है। क्लियर? हेलो? सब लोग यस टाइप सर। करो, अगर चैट 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 पे चैट चलाओ भी। यस। आप सब लोगों को ये थोड़ी क्लैरिटी जो आ रही है उससे कुछ मजा आ रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छा सही से क्लैरिटी आ रही है चीजों की, कि क्या किस चीज का क्या मतलब है? तो अगर ये हमें पता चल गया तो वी कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू आवर कस्टमर ऑल्सो। करेक्ट? सुरभि, जैसे रिसेंटली हमारा एक केस फंसा था अरिहंत पे, पेपर बोर्ड के रेट और उसको लेके। करेक्ट? तो हम क्लियर हो, तो अगर ये उसी से होते ना, मुझे क्लियरिटी मिली है। हाँ, तो उससे क्लैरिटी आ गई कि हाँ पेपर और बोर्ड के रेट्स भी अलग होते हैं। आपको एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे साथ में, कि बहुत से कस्टमर के जो प्रिंटिंग के रेट्स होते हैं ना, वो डिफाइन होते हैं कि पेपर का जीएसएम क्या है। इसका रीजन बता रहा हूं कि जब आप एक पतला पेपर खींचोगे और एक मिड साइज मतलब लेवल का पेपर खींचोगे, और एक बहुत ज्यादा बल मतलब ज्यादा मोटा पेपर अगर खरीदोगे, तो वो मतलब होता है ना कि बहुत स्लो मूव करेगा मशीन पे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम आएगी। मेरी मशीन अगर 10,000 निकालती है 1 घंटे में, तो वो 8,000 पे ही आएगा, 7,000 पे ही आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ऐसे केसेस में कई लोगों का ऐसा रहता है, कई प्रिंटर्स का ऐसा रहता है कि वो ज्यादा चार्ज करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये कैलिपर जी। हमने समझा। कैलिपर जो होता है ना, कैलिपर बेसिकली उनका जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग रेशियो है ना, उसके हिसाब से जाता है। पर यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि कैलिपर भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में कम ज्यादा भी होता है। कैसा मैन्युफैक्चरिंग है, आप अगर किसी एक्स कंपनी का लेंगे अलग कैलिपर आएगा, सेम जीएसएम का पेपर वाई कंपनी से लेंगे डिफरेंट आएगा।
रेशियो तो वैसा ही है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। एक वर्ड सुना होगा बल्क, है ना, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना थिक होगा पेपर। बट उस पे ज्यादा डीप नहीं जाना है, आपको जितना फ्रंट पे दिख रहा है उस पे ज्यादा फोकस करिए आप। क्लियर? सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। पेपर और बोर्ड के बीच में सर कार्ड भी होता है आई थिंक, तो कार्ड का जीएसएम वगैरह कितना होता है सर? देखो वो है ना, क्वालिटी ऑफ द पेपर है, आर्ट कार्ड और आर्ट पेपर। ठीक है, तो आर्ट कार्ड जो होता है ना वो यूजुअली चालू होता है 200 जीएसएम के बाद में। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा कोई है, आपने कहा कि 170 जीएसएम तक का ये रहता है और उसके ऊपर का जो रहता है बोर्ड रहता है। अगर 170 से 180 का अगर कोई पेपर है तो वो भी कुछ क्वालिटी के केसेस में वो पेपर में कंसिडरेशन होता है, तो वो 200 जीएसएम तक पेपर है, उसके बाद में बोर्ड है। ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इस डेफिनेशन को याद रखिए, 170 और 200 वाला। ठीक है, ज्यादा ही कोई टेक्निकली साउंड होगा ना तो वो आपको करेक्ट करेगा कि नहीं नहीं, ये जो 30 जीएसएम का जो बैलेंस है ना वो इन केसेस में ऐसा होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पेपर और बोर्ड कैसे कंसिडर करना। आप अगर आपके डेटा स्पेशली ले लेता मैडम, आपको जब भी यहाँ पेपर और बोर्ड ग्रुप लिखते हैं आप, तो ऐसे में आप वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई 170 वाला फिल्टर लगाया, चेक किया, वहां पेपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर गए, बोर्ड लिखा हुआ है, डन। जीएसएम आपको बता दिया कि जीएसएम क्या होता है, कैसे चेक होता है एंड एवरीथिंग। कैलिपर इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ द पेपर। मिल इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पेपर। ओके, उसको किसने बनाया, अब उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मिल का मतलब है मैन्युफैक्चरर। ओके, उसके बाद में है सप्लायर रेफरेंस कोड। सप्लायर रेफरेंस कोड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पेपर का कोई यूनिक कोड सप्लायर भी फॉलो करता है क्या। और जब भी आप ऑर्डर देते हो तो वो डुप्लेक्स 200 जीएसएम 230 जीएसएम को नहीं समझेगा, वो सिर्फ उस कोड को पकड़ेगा कि ये कोड मुझे इतना सेल करना है। तो ऐसे में अगर उनके पास में कोई ऐसा रेफरेंस है जिसको वो फॉलो करते हैं तो आप भी कर सकते हो। क्लियर? फिनिश का मतलब क्या होता है वो बताइए आप। हेलो। जी, हेलो ललिता मैडम। सर, आपने जो बताया ना सप्लायर रेफरेंस, तो उसमें तो अपना सप्लायर का नेम आता है ना, कि जो मेरा पेपर है इस क्वालिटी का मैं इस सप्लायर से मंगवाता हूँ, वो आएगा ना इसमें सप्लायर रेफरेंस का। मतलब अभी तक हमने यही जाना है, आप कुछ और कोड की बात कर रहे हो। तो सप्लायर रेफरेंस होगा, आई एम नॉट अवेयर, मुझे जहां तक पता है सप्लायर रेफरेंस का मतलब है, नहीं, सप्लायर रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि किससे सप्लाई होता है, वो अलग हो गया। हाँ। वो तो हम यहाँ सेट करते हैं ना, यहाँ पे ये जो सप्लायर रेट सेटिंग जो होती है ना, यहाँ मास्टर में कहीं पे जो रहती है आपकी नहीं। सेटिंग। हाँ, रेट सप्लाई बाय रेट सेटिंग है वो। हम्म। हम्म। तो आप यहाँ पे भी सप्लायर डालेंगे, वहां पे भी सप्लायर करेंगे, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, यहाँ कौन सा और वहां कौन सा। नहीं, ऐसा मैंने पूछा था, मुझे भी कंफ्यूजन था, तो मेरे को मतलब अपने जो डेवलपर टीम है ना, उन्होंने बताया सप्लायर का नाम आता है डेवलपर सप्लायर टीम को रेफरेंस। कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको है ना थोड़ा और अपनी जो टीम है ना स्पेशली, या आप है ना इसको रेफरेंस की तरह आप देखिए ना, यहाँ पे कोड डालिए और आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वहां पे जाके चेक करिए कि क्या दिखा रहा है हमें। ठीक है। करेक्ट। आपको इस तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। चलो इस पे बाद में आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है फिनिश, इसका मतलब क्या होता है? फिनिश मीन्स व्हाट? और मैंडेटरी भी करके रखा है ये। एनीवन? सर देखो, या पेपर तो आप बोलो या पेपर मैं का पूछूंगा। फिनिश कैसे? कोटेड हम्म। अनकोटेड सर। हम्म। पेपर फिनिश मीन्स व्हाट? मतलब आपके आइटम का फिनिश, फिनिश मीन्स व्हाट? कोटेड और अनकोटेड मतलब? सर पेपर या तो थोड़ा सा रबिश होगा, वो इंक ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, या फिर थोड़ा सा ग्लॉसी होगा जिसपे इंक कम अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इनका कहना है कि एक तो या तो रफ रहेगा, इस पे किसी भी तरीके की कोटिंग नहीं होगी, तो फिनिश इज बेसिकली, आपको जब मैं पूछूं ना तो वो बहुत बहुत समझिए आप उसको। फिनिश का मतलब है कि जो भी मटेरियल है आपके हाथ में, पेपर है तो उसका जो सरफेस है वो सरफेस कोटेड है या मैन्युफैक्चर होके उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कोटिंग नहीं की हुई है।
ठीक है। अब वो कोटिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, ग्लॉस कोटेड भी होते हैं, मैटी कोटेड भी होते हैं, मैट या मैटी कोई भी आप बोले, ठीक है। तो ग्लॉस कोटेड मतलब वो शाइनी रहेगा, मैट मतलब वो थोड़ा डल रहेगा उसमें, करेक्ट। आप मोबाइल के जो मोबाइल रहते हैं उस पे आप स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं ना, से यस, सब लोग बोलो हाँ, सबके पास में मोबाइल है। यस सर। हाँ सर। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ग्लॉसी एकदम, कुछ तो नॉर्मल रहते हैं और कुछ एकदम है ना डल टाइप के रहते हैं, है ना, वो मैटी होते हैं वो, इस तरीके का, ठीक है। तो वो बेसिकली उस पेपर का या जो मटेरियल है उसका सरफेस जो है वो कोटेड है कि नहीं है, उसका क्या यूज होता है। ये क्यों करते हैं ग्लॉस और मैट। और कुछ पेपर कोटेड होते नहीं है, कौन से ऐसे पेपर है जो कोटेड नहीं होते, स्पेशली जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोटिंग कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी ही बदल गई। देखो सिंपल है, उस पेपर के फील और लुक को अच्छा करने के लिए दूसरे बहुत टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सरफेस में अगर ग्लॉस कोटेड है तो वो ज्यादा शाइनी होगा पेपर, उस पे जब प्रिंटिंग करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा और अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ग्लॉसी है और मैटी है तो वो थोड़ा डल रहेगा। तो कुछ ऐसी भी आपने मटेरियल्स खरीदी होंगी जिसमें प्रिंटिंग है वो कोटेड है, लेकिन उसमें दूसरे तरीके का मतलब मटेरियल यूज होता है। अब बात करते हैं रील की विड्थ का। रील की विड्थ मतलब क्या होता है, तरुण बताइए, रील की विड्थ मतलब क्या। रील की विड्थ सर वो मेन विड्थ जिस विड्थ का पेपर आता है। विड्थ मतलब क्या, किस विड्थ का पेपर आता है, यस सर। विड्थ मतलब क्या। विड्थ कैसे डिफाइन करें सर, विड्थ होती है सर रील्स की। हाँ तो क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कुछ रोल करके कोई पेपर एंड ऑल के, क्या विड्थ मतलब क्या। ठीक है, अगर ये अगर रोल इस तरीके का आता है पेपर का, तो हम्म, उसमें ये इसकी विड्थ रहती है सर कि इतनी विड्थ का है। एग्जैक्टली exactly। तो जो उसका जो चौड़ाई जो है ना वो कितनी रहती है रील की, दैट इज कॉल्ड विड्थ। और कई लोग उसको डेकल भी बोलते हैं, ओके। ठीक है। कई लोग इसको रील की विड्थ बोलेंगे या डेकल बोलेंगे, ये दोनों सेम ही है। तो कहीं अगर वो बोले डेकल डेकल तो कंफ्यूज नहीं होना है, रील विड्थ इज बेसिकली द डेकल ओनली। सेल्फ लाइफ डेज ये क्या होता है ललिता मैडम। उसकी सेल्फ लाइफ मतलब वो पेपर जो रील है वो कब तक चलेगा, उसकी एक्सपायरी डेट मतलब कब तक रहेगा, उसको यूज कब तक एक्सपायरी कर से सकते हैं कनेक्ट कर अपन। सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि जो उसका लाइफ है, कि ये पेपर का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो कितने दिन तक मतलब एकदम सही रहेगा। अब इसके भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, बट वो कब तक, अगर उसकी रख रखाव की जो भी एसओपी है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर उसको स्टोर करेंगे तो वो कब तक रहेगा, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, वो यूजेबल रहेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लाइफ, ठीक है। हेलो, हर चीज की एक्सपायरी होती है, आप मेडिसिन खरीदते हैं यस सर, यस तो मेडिसिन के ऊपर एक एक्सपायरी लिखा होता यस। है। एक्सपायरी का मतलब कि जिस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसके बाद में यूज करना इट्स नॉट सेफ। उसके बाद में उसकी जो है उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो खराब होना चालू हो सकते हैं, होते नहीं है। आपको बता दूं कि अगर वो खराब एक्सपायरी डेट चली गई फिर भी वो जरूरी नहीं कि चीज खराब हुई है, ठीक है। परचेज यूनिट मतलब, परचेज यूनिट मतलब क्या होता है। वो पेपर किस में परचेस करें, केजी या शीट या रील हाँ, किस वगैरह। पर्टिकुलर यूनिट में इसको खरीदेंगे हमें, परचेज करेंगे, ठीक है। परचेज रेट मतलब कि क्या रेट से खरीदा है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, अंकित बताइए। एक तो वीडियो सब ऑन रखी है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ऑडियो के लिए लिबर्टी है कि वहां पीछे से बैकग्राउंड में नॉइस होंगी एंड समथिंग। किससे पूछा था मैंने, अंकित से। उनकी। अंकित बताइए, रीऑर्डर मतलब क्या, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या हेलो। होती है। हेलो। यस, बोलिए बोलिए, रीऑर्डर हाँ बोलो क्वांटिटी मीन्स भाई। व्हाट।
सर जब शिवम सोन, मिनिमम सर जी मिनिमम बताइए। जब क्वांटिटी कम हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट जितनी क्वांटिटी वी ऑर्डर में डालेंगे उसका इंडेंट रेज हो जाएगा। हम्म। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? वो हो तो जाता है, ये तो फंक्शनल पार्ट हो गया। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? कितना माल वापस आप लोग को मंगाना है। देखिए, कोई भी है ना, हर चीज का एक मिनिमम सेट होता है कि इतना रखना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन बहुत से कंपनीज में क्या होता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का एक रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि फिर से कितना ऑर्डर करेंगे। ये जो पर्टिकुलर जो ऑर्डर क्वांटिटी रहती है, ये क्वांटिटी डिफाइन होती है बेस्ड ऑन देयर पास्ट कंजम्पशन हिस्ट्री, कि पास्ट में उन्होंने, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो देयर, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो ये होता है कि जब भी पास्ट में हमने इसको खरीदा तो क्या टेंटेटिवली हमें ये परचेज करनी पड़ी, तो उसको बोलते हैं रीऑर्डर। एस्टिमेशन यूनिट क्या होता है? और सर जिस रेट पे क्लाइंट को जिस मतलब जिस पे कस्टमर हम को जो क्लाइंट को चार्ज पे करते हैं उसमें, कि वो केजी में चार्ज करेंगे या आ, ये जो रील है ना, वो स्क्वायर मीटर में, केजी या मीटर में, इस हिसाब से उसका रेट है। स्टॉक यूनिट क्या होती है? रीचा रीचा शर्मा, वीडियो ऑन रखिए सब। आपको पता है स्टॉक यूनिट क्या होता है? लेफ्ट। विकेश आप बताइए। किस यूनिट में स्टॉक फिर से चला गया आपका ऑडियो। जिस यूनिट में हम स्टॉक रखेंगे, ठीक है, एंड इट कैन बी डिफरेंट। आप खरीदते किसी और यूनिट में हैं, आप एस्टिमेट किसी और यूनिट में करते हैं, लेकिन आप स्टॉक जो है वो किसी और यूनिट में करते हैं, ठीक है। मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी क्या होती है सलोनी? मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी क्या होती है? तो मतलब मिनिमम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। अच्छा, मिनिमम कितना स्टॉक हमें रखना है, ये यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये जो है वो कैटेगरी है, वो जनरल है या एडवांस है। स्टैंडर्ड साइज, इस कैटेगरी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसका यूज अभी उसको छोड़िए। ललिता मैडम, इसका यूज क्या है कैटेगरी का? हेलो इस जनरल कैटेगरी का यूज क्या है? सर, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है जनरल इसका, क्योंकि ये अभी ठीक है। ऐड हुआ है ये कॉलम। अच्छा ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा। ऐसे एनीवेज, हम्म। स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड जो विकेश मार्केट में आप मत इजीली बना, ना मिल ना ना जाए। ना 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 ना, आप नहीं बताना। विकेश आप बताइए। यस सर। सर स्टैंडर्ड जो मतलब मार्केट क्या? में जो मार्केट में जो साइज होती है शीट की, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड साइज होता है। मार्केट में तो सारी साइज होती है। आप बोलो कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा चाहिए, वो भी मिल जाएगा आपको। नहीं, स्टैंडर्ड साइज मतलब मैं क्या? एक्सप्लेन करूँ सर थोड़ा? कैन 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 थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूँ? यस सर। एक्चुअली क्या होता है कि स्टैंडर्ड तो मार्केट में मिलती हो तो है ही सही, उसके हम्म। अलावा वैसी जो साइज जो अधिकतर हमारे यूजेज में आती है, चाहे वो मल्टीपल जॉब में, मैं कोई साइज की बात करता हूँ 22 बाई 33, ये हम्म। ऐसी साइज है जो मेरे अधिकतर जॉब में मेरे यूज में आ जाती है, ठीक है। हम्म। और ये ठीक है, तो उसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जैसे मार्केट में जो 23 36 25 36 20 30 तो होती होती है, पर कुछ ऐसी साइज जो मेरे रेगुलर काम में आ सकती है, चाहे वो कोई स्पेशल साइज ही क्यों हो, 22 22 35 ही क्यों ना हो, तो हम उसको भी हम्म। स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ठीक है। हम्म। बाकी स्पेशल साइज है उसको किसे बोल रहे, पर्टिकुलर मैंने किसी जॉब के लिए ही मंगवाई है। मान हम्म। लीजिए ऐसा कोई जॉब आया जिसके लिए मैंने 21 बाई 33 की कोई साइज मंगवाई, वो उसी जॉब में चलेगी, बाकी किसी जॉब में नहीं चलेगी, तो वो हम्म। मेरे लिए स्पेशल साइज है उस जॉब के लिए, हम्म। तो ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड साइज से मतलब होता है दो 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 चीजें हैं। पहला स्टैंडर्ड साइज होता है कि जो जो पेपर या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उन्होंने कुछ एक स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि ये साइजेस हमारे पास में बाय डिफॉल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन बी इन द रोल फॉर्म ऑल्सो, इट कैन बी इन द शीट फॉर्म ऑल्सो, करेक्ट। करेक्ट। तो वो मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं।
मतलब जो मैन्युफैक्चरर के स्टैंडर्ड साइज हैं, और इसलिए वो स्टोर करके रखते हैं आपके जो सप्लायर्स हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड साइज पेपर। अब अगर किसी प्रिंटर के कॉन्टेस्ट में अगर इसकी बात करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे साइजेस जो आपको लगता है आपके लिए वो मतलब यूज में आते ही आते हैं, करेक्ट, तो उनको भी आप आपके लिए आपके खुद के मतलब होता है ना यूज के लिए उसको उस कॉन्टेस्ट में स्टैंडर्ड बोल सकते हैं कि ये हमारे कम से कम 20 जॉब के उसमें यूज होती है, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे रखते ही रखते हैं इसको। ठीक है। तो ये केस है कहीं कहीं इंडस्ट्रियों में होता है ये वाला केस कि वो खुद हम्म। का जो पेपर डेली यूज हो रहा है या फिर बार बार उसी पे वो प्लानिंग करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड मानते करेक्ट। विष्णु, ये रेगुलर साइज रेगुलर आइटम क्या है? एक्चुअली इसका कोई इफेक्ट नहीं है कहीं सॉफ्टवेयर में, बस ये टिक लगाना हुआ दिया हुआ है, तो इसका यूज करते भी नहीं हम, ना क्लाइंट को बताते हैं, बस वो सही ऑप्शन दिया हुआ है, उसका पूछना ये पड़ेगा एक्चुअली। पॉइंट है ना, ये लिखो, एक तो रेगुलर आइटम और एक कैटेगरी, ओके सर, मैं दोनों नोट को कर लिख लेता के, हूँ। और इसका है ना जो मिनेसर है उनको एक बार बात करके डेटाबेस में चेक करवाना, और उसके बाद में कल इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है। टीम ओके एक सर। एक चीज और रहती है, वो होती है HSN। HSN क्या होता है? अपन एक है ना जब मास्टर बनाते हैं तो इसका HSN नहीं है, HSN मिसिंग है, HSN ग्रुप, HSN वो अपन जो करते हैं ना, वो HSN मतलब क्या होता है? शुभम, आप बताइए HSN मतलब क्या, HSN की फुल फॉर्म क्या होती है? हैं। फुल फॉर्म पता नहीं है, बट ये सिस्टम जीएसटी का यूज के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। और हर आइटम का अलग अलग एजेशन होता है। अपन कोई भी आइटम खरीदेंगे तो उसका पर्टिकुलर कोई एजेशन होगा जो गवर्नमेंट के थ्रू रहता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो रहता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मैं भी भूल जाता हूं कई बार, तो आप है ना इसको थोड़ा रट लेना बस। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये जो है ना, ये पूरे जितने भी आइटम्स बनते हैं ना, इसका एक यूनिक कोड होता है। ओके, यूनिक कोड होता है कि ये इसका एक इस पर्टिकुलर आइटम का ये कोड है। अब इसको क्या किया इन्होंने, ग्रुप बना दिया कि इसमें ये 4 तरीके के सेम नेचर सेम क्वालिटी की अगर कुछ आइटम बन रही है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक ही पर्टिकुलर कोड दे दिया, इसीलिए उसका एक कोड रहता है। अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो जीएसटी को एक बेस चाहिए था, करेक्ट। जीएसटी को क्या चाहिए था, एक बेस, कि कौन से पर्टिकुलर मटेरियल पे क्या जीएसटी परसेंटेज होना चाहिए। तो वो डिफाइन होता है उसके नेचर, उसकी उसकी वो जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एचएसएन कोड को बेस बना लिया कि अगर ये पर्टिकुलर कोड में इसका ये जीएसटी रहेगा, ये कोड में तो ये जीएसटी रहेगा, क्योंकि आइटम वाइज तो कर नहीं सकते थे ये। तो आप जब भी एचएसएन सर्च करते हैं ना, तो आपको देखना कभी भी यूनिक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, आपको बंच ऑफ आइटम के लिए कोड मिलेगा और उस पे जीएसटी परसेंटेज है। आपने किया हो कभी एचएसएन सर्च करने के लिए कि नहीं कस्टमर नहीं पा रहा है, मैं ही सर्च कर लेता हूँ एचएसएन एचएसएन एचएसएन, करेक्ट। तो उसमें आपको ग्रुप मिलता है, आपको मैं अगर मैं बोलूं कि आर्ट कार्ड HSN कोड, ये देखो मल्टीपल आ गए यहाँ पे, ये देखो इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि ये पर्टिकुलर अगर कैटेगरी का है तो ये रहेगा, ये कैटेगरी का है तो ये रहेगा, करेक्ट। तो उसको ग्रुप कर दिया, उसके नेचर, उसका जो उसका नेचर है कि वो कितना हार्मफुल है कितना नहीं है, किस क्वालिटी का है, क्या नेचर का पेपर है एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए उसको एक यूनिक कोड इंटरनेशनली दे दिया, HSN। और वो ग्लोबली फॉलो होता है, सिर्फ जीएसटी कैलकुलेशन के लिए नहीं है ये कोड। इस कोड को जीएसटी अथॉरिटी ने बेस बनाया है टू कैलकुलेट देयर जीएसटी परसेंटेज। ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन इसलिए हम लोग रखते हैं कि कई बार हमें नहीं पता कि इसका नंबर क्या होगा, तो हमने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि आर्ट कार्ड अगर हमारे लिए है तो हम यहाँ आर्ट कार्ड सेट कर लेंगे, तो जैसे ही हम आर्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, करेक्ट।
क्लियर हुआ आपको? तो ये डिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं? हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कोड इतने सारे होते हैं हम नहीं याद रख पाएंगे। इसीलिए हम जिस नाम को याद रख पाए हमारे कंपनी में कॉमन चलता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने रखा हुआ है। सर हमारी मीटिंग है कार्तिक सर के साथ। 11 o'clock। हाँ। ठीक है। अब कल ये है ना विष्णु, आप है ना अपनी टीम को एक बार ब्रीफ कर देना, लीड टाइम का स्टॉक रेफरेंस जीएसटी ये उससे कनेक्टेड है। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया तो हमारा जो एक प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर है वहां पे जो हमने सेट किया वो ऑटोमेटिक आएगा। एक ये है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन टाइप का मतलब है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो किस सर्टिफिकेट, कौन से पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के अंडर आता है। ठीक है। उसमें एफएससी और ये जो है ना ये रिसाइकल्ड, पीएफसी और नन। तो कल आपके लिए एक होमवर्क है ना वो ये समझ के आना, और वो है कि एफएससी सर्टिफाइड मटेरियल क्या होता है, एफएससी मींस व्हाट। और कल मैं इन सारी चीजों में से कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। ठीक है, डन टीम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।